एक बड़ा ये मुद्दा रहा कि 78 जो केस हुए थे, जब मीटिंग हुई तो क्या बातचीत हुई, वो केस कब तक वापस लिए जाएंगे, और अगर नहीं लिए जाएंगे तो किस प्रकार से आप इसको टैकल करेंगे या क्या इसके बारे में करेंगे आप। डीएनटी समाज का आंदोलन हुआ और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप लगातार प्रयासरत रहे हैं, और आगे के क्या प्रयास रहेंगे, किस प्रकार से जल्दी ये काम हो, आरक्षण मिले और राजनीतिक आरक्षण भी मिले और मुख्य धारा में ये जुड़े। मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, जब इन्होंने कहा कि हम ना कांग्रेस के साथ हैं ना बीजेपी के साथ हैं, सोशल मीडिया पे भी कई लोगों ने इस्तीफे लिखे। तो क्या डीएनटी आंदोलन में जो बीजेपी सरकार उनको वो कर रही है, तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा इससे? कि हमारा शैक्षणिक क्षेत्रों में तो आरक्षण मिलेगा, उसके अलावा हमारा राजनीति में भी आरक्षण मिलेगा। उस टाइम आचार संहिता भी लग जाएगी, तो किस प्रकार से 2 महीने के टाइम अगर वो आगे सिर काटते हैं तो क्या प्लान रहेगा, किस प्रकार से? ये हॉस्टल है, 2 महीने बाद में उद्घाटन है, सुनने में आया। कहीं ना कहीं यहाँ से जो बच्चे पढ़ेंगे और किस प्रकार से उज्जवल तस्वीर होगी समाज की यहाँ से बच्चों। नमस्कार, राम राम शाह। अभी हम लोग खड़े हैं जयपुर छात्रावास की उस बिल्डिंग के नीचे जहाँ पे अध्याय शुरू हो चुका है, और आने वाले कुछ ही टाइम में जयपुर छात्रावास का उद्घाटन होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ से समाज के बच्चे पढ़कर आगे निकलेंगे, और खूब सारे समाज बंधु आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रखे हैं। मेरे साथ में राष्ट्रीय पशुपालक संघ से लालजी रायका भी हैं। तो सबसे पहले तो आज आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, तो कहीं ना कहीं हॉस्टल का बारे में पूछूंगा कि जो ये हॉस्टल है, 2 महीने बाद में उद्घाटन है, सुनने में आया। कहीं ना कहीं यहाँ से जो बच्चे पढ़ेंगे और किस प्रकार से उज्जवल तस्वीर होगी समाज की यहाँ से बच्चों के लिए या समाज के लिए। ये राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, और इसमें मुझे लगता है कि जैसे 300-400 बच्चे इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं। तो अभी जितने भी बच्चे बाहर दूसरे ज़िलों में रहते हैं वो यहाँ पे अपना कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, कॉलेज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये हॉस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हायर एजुकेशन के लिए और दूसरा है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है अपने समाज के लिए कि इतनी बड़ी जो धरोहर है वो बनी है पूरे समाज के सहयोग से और खेमराज जी के लीडरशिप में, और इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल, और साथ ही साथ डीएनटी आंदोलन जो बालराई में हुआ था, उसके बाद में जयपुर में मीटिंग भी हुई थी सरकारी नुमाइंदों के साथ में। उसके बाद में 2 महीने का टाइम मांगा गया था, लेकिन बहुत जल्द पंचायत राज चुनाव भी आएंगे, उस टाइम आचार संहिता भी लग जाएगी। तो किस प्रकार से 2 महीने का टाइम अगर वो आगे सिर काटते हैं तो क्या प्लान रहेगा, किस प्रकार से आपकी? वार्ताओं में आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वार्ता तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे अभी 2 महीने के बाद उन्होंने प्रॉमिस किया कि 2 महीने के बाद फिर वार्ता करेंगे, और ये वार्ता निर्णायक होगी, क्योंकि इस बार हमने पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि भाई डीएनटी में जो आरक्षण है वो विधि सम्मत है, वो कानून के दायरे में है, और सरकार ने भी माना कि भाई ये कानून के दायरे में है। सरकार के पास इतने सारे जो कागज़ नहीं थे जो हम लोग लेके गए, समितियों की रिपोर्ट लेके गए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस लेके गए, आंध्रा का मॉडल लेके गए, उनके पास इतने सारे पेपर्स नहीं थे। सब हमने पूरी फाइल बना के दी है, और मिनिस्टर का ये प्रॉमिस रहा है कि अगली जो मीटिंग होगी उसमें हम प्रेजेंटेशन ना दे के निर्णायक भूमिका में पहुंचेंगे। तो ये जो नेक्स्ट मीटिंग में है उसमें चुनाव को एक बाधा नहीं होगी। बिल्कुल, और साथ ही साथ एक बड़ा ये मुद्दा रहा कि 78 जो केस हुए थे, जब मीटिंग हुई तो क्या बातचीत हुई, वो केस कब तक वापस लिए जाएंगे, और अगर नहीं लिए जाएंगे तो किस प्रकार से आप इसको टैकल करेंगे या क्या इसके बारे में करेंगे आप? हाँ, 78 जो केस था उसका हमारी जो पहली डिमांड थी कि भाई ये जो हमारे 78 केस लगे इस आंदोलन में, ये सब झूठे हैं। कि भाई जो भाषण दे रहा है उसका भी नाम लिख रहा है, जो इधर उधर जा रहा है उसका भी नाम लिख रहा है, जो वहाँ मौजूद नहीं है उसका भी नाम लिख रहा है। लोकतंत्र में हमने क्लियर कट बताया गवर्नमेंट को, लोकतंत्र में आवाज़ उठाना कोई क्राइम नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे केस वापस लिए जाने चाहिए। ये भी हमने गवर्नमेंट को बताया कि या तो हम लोग 78 अंदर जाएंगे या बाहर आएंगे। कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि भाई 10 आदमी रह गए और बाकी का केस उठा लिया, वो हमें एक्सेप्ट नहीं है। सारे के सारे केस विड्रॉ होने चाहिए। और ये भी मैंने एक उनको उदाहरण दिया कि ये जो जातियां हैं, ब्रिटिश काल में इन जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया गया। क्यों घोषित किया गया? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। अभी की स्टोरी भी सेम है, इस बार भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और सरकार ने उनको दबा रही, क्रिमिनल घोषित कर दिया। तो ब्रिटिश लोगों के और प्रेजेंट गवर्नमेंट में व्हाट इज़ द डिफरेंस? इसलिए मैं बोल रहा था उनको
कि इसलिए ये केस सारे उठने चाहिए और इन समाजों के साथ में न्याय होना चाहिए। बिल्कुल, डीएनटी समाज का आंदोलन हुआ और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप लगातार प्रयासरत रहे हैं और आगे के क्या प्रयास रहेंगे, किस प्रकार से जल्दी ये काम हो, आरक्षण मिले और राजनीति आरक्षण भी मिले और मुख्य धारा में ये जुड़े? हमारी 3 मेन डिमांड थी। एक कि भाई हमारा जो आरक्षण 10% आरक्षण है उस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नंबर 2, जो 70 से 80% जो समाज गांव से बाहर रहता है, गांव की परिधि में रहता है, उसके पास घर नहीं है, पट्टे नहीं है, तो घर और पट्टे ज़मीन मिलने चाहिए, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नंबर 3, पॉलिटिकल रिजर्वेशन कि यदि ओबीसी में मान लीजिए वो 7% रिजर्वेशन देता है तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन में भी 7% ओबीसी में रिजर्वेशन इन समाजों को मिलेगा। इनके प्रधान बनेंगे, सरपंच बनेंगे, कॉर्पोरेट बॉडी में जो लोग उसमें आएंगे। आज भी हमने जो लीडर्स आए हुए थे उनको बोला था कि हर एक पार्टी ये निश्चित करे कि डीएनटी को उसका 1/3 हिस्सा मिलना चाहिए और वो मिलेगा। नंबर 2, जो आपने पूछा कि आगे की रणनीति क्या होगी, तो अभी से हमने चालू कर दिया है कि हर एक समाज अपनी अपनी मीटिंग कर रहा है। अभी कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि अलवर में जोगी समाज की लीडरशिप में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। मेरठा में अपना बावरी समाज कर रहा है, अपना उदयपुर में गाड़िया लुहार कर रहा है। तो ऐसे हर एक समाज एक बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहा है ताकि उन समाजों में भी जागरूकता आएगी और ये सारे समाज कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। तो यदि सरकार बात नहीं मानती है, 19-20 करती है, अपने वादे से मुकरती है, तो अगला आंदोलन हमारा तैयार रहेगा। हम 2 महीने के बाद तैयारी नहीं करेंगे, आज से ही तैयारी चालू है। संगठन के ऊपर हमारा अलग अलग काम जारी है। तो हम लोग जिस दिन भी सरकार इधर उधर हुई, हम लोग रेडी रहेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इस बार सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये हमारे साथ है राष्ट्रीय पशुपालक संघ से लाल सिंह जी देवासी और इनकी टीम में भिखू सिंह जी देवासी। किस प्रकार से लाल जी की टीम में आप साथ दे रहे हैं और आगे की रणनीति में आप किस प्रकार से कर रहे हैं? लाल सिंह जी को अब पूरा बैक टू बैक पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और मैं आईबी डिपार्टमेंट से हूं, तो मैं सरकार आगे क्या सोच रही है उसकी कल्पना भी हम पहले करते हैं और वैसी की वैसी रणनीति हमारी रहती है जैसी सरकार की रहती है। पर इस जो 5 तारीख की जो वार्ता थी उससे हमें थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि शायद हमारे इस मुद्दे के ऊपर सरकार जो है पॉजिटिव है और इसमें जो है सरकार सही काम करेगी। लेकिन हम लोग अभी भी नेगेटिव लेके चल रहे हैं और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट समाज हैं उन सब को हमने कोई रेस्ट नहीं किया। हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार को अपना काम करने दे रहे हैं। लाल जी का किस प्रकार से साथ देंगे जो केस हुए या डीएनटी मुद्दों को लेकर आपके क्या विचार है? मेरे विचार ये सीधे सीधे विचार की बात ही नहीं। जैसे कि सरकार में बाल्यराय के अंदर एक अनुशासित आंदोलन हुआ, अनुशासित आंदोलन हुआ, विभिन्न भारत सरकार के आयोगों की रिपोर्टों को सरकार ने आयोग तय की और सारी रिपोर्टें भारत सरकार की विभिन्न सरकारों के पास है और विभिन्न आयोग बैठे। इस सारे प्रूफ सरकारी और संविधान के प्रूफ होने के बावजूद फिर इन्होंने इस फाइल को उजागर किया, तो लाल सिंह जी धन्यवाद। लेकिन सरकार की एक नाकामयाबी रही, सरकार की एक तानाशाही रही कि अनुशासित आंदोलन करने के बावजूद इस भजनलाल जी की तानाशाही सरकार ने 80 आदमियों 78 आदमियों निर्दोष आदमियों के ऊपर मुकदमे तंज कस दी। ये सरकार की तानाशाही है। और अब हम आज के बाद हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं, न बीजेपी के साथ है न हम कांग्रेस के साथ है। हमारी एक ही संगठन है डीएनटी संगठन। घुमंतु अर्ध घुमंतु को तत्काल तुरंत प्रभाव से सरकार ने अभी जो वादा किया 2 महीने का, तुरंत प्रभाव से आरक्षण दे और इस रिपोर्ट को लागू करे। यही हमारा संघर्ष है। बिल्कुल, एक चीज़ और थी, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा जब इन्होंने कहा कि हम ना कांग्रेस के साथ हैं ना बीजेपी के साथ हैं, सोशल मीडिया पे भी कई लोगों ने इस्तीफे लिखे। तो क्या डीएनटी आंदोलन में जो बीजेपी सरकार उनको वो कर रही है, तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा इससे? कोई भी अधिकार और हक नहीं देगा। तो हर एक पब्लिक को पता है कि भाई मैं जो एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, पार्टी से कर रहा हूँ, सरकार से कर रहा हूँ, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही। अभी जो आप युवाओं के जो रेजिग्नेशन का बात कर रहे हैं, उनको एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इसमें सरकार इमीडिएट एक्शन लेगी। तो और कुछ नेताओं के उनके अध्यक्ष का भी जो बयान आया, जो बिना सोचे समझे उन्होंने जो बयान दिया कि भाई चांद सितारे थोड़ी लेके आएंगे, तो ये सब क्या है कि बहुत ही लो लेवल की बात है और उनको पता नहीं है कि हमारे क्या राइट्स हैं, कानून में क्या लिखा है। इसलिए स्वाभाविक है, उनको निराशा होना स्वाभाविक है
और वो निराशा में दे आर डूइंग कि भाई रेजिग्नेशन देना उनको। बिल्कुल, हमारे साथ में सरपंच साहब भी है। और किस प्रकार से डीएनटी मुद्दों को लेकर लाल जी का साथ देंगे या फिर डीएनटी मुद्दों को लेकर आपके क्या विचार है, किस प्रकार से आप देखते हैं इसको? हमारे पूरे डीएनटी समाज के साथ है और डीएनटी समाज वो कार्य करने जा रही है, समाज के हित का काम कर रही है, कोई पार्टी पक्ष का काम नहीं कर रहे हैं, ताकि समाज आने वाले टाइम में भविष्य में समाज का भला हो सके। बिल्कुल। और भारत सरकार ने ये मान लिया है कि डीएनटी की मांगें हैं, बिल्कुल वाजिब मांगें हैं, कोई गलत मांगें हैं नहीं। और हमारे राजस्थान के लोग, देवासी समाज 36 कौम के लोग जो डीएनटी के साथ हैं, लोग साथ हैं ताकि लोगों को, गरीबों को फायदा मिल सके। तो हम डीएनटी के साथ हैं, हक की लड़ाई में तैयार रहना चाहिए। और सरकार भी वार्ता हुई है, सरकार भी बातें मानने के लिए तैयार है। पिछले 2 महीने का टाइम दिया है, तो हमारे को विश्वास है कि सरकार मांगे मान लीजिए, नहीं मांगती है तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ में युवा पार्टी भी खड़ी है आज, क्योंकि हॉस्टल का जो कार्यक्रम हो रहा है, हॉस्टल में तो बच्चों को ही पढ़ना है। डीएनटी मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारी समाज है जो डीएनटी समाज में आती है, लेकिन वो आज भी मुख्य धारा से पीछे है। किस प्रकार से डीएनटी के मुद्दों को देखते हैं, डीएनटी मुद्दों के बारे में क्या विचार रखते हैं आप? सबसे मेन मुख्य मुद्दा तो मेरा सिर्फ यही है, डीएनटी का साथ सिर्फ आने वाली भविष्य जो पीढ़ी है उसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। मतलब आरक्षण है, आरक्षण से सबसे ज़्यादा मतलब किसी भी पोस्ट, कोई भी अन्य मतलब भर्ती वगैरह, अधिकारी कहीं भी, जहाँ भी, मेरा सपना यही है जहाँ भी हम जाएं हमें हमारे समाज के लोग आगे दिखें। कोई भी मतलब अधिकारी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, या फिर मतलब और भी किसी भी क्षेत्र में लगा लो आप, हमारे समाज को आगे आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैं डीएनटी के साथ। अच्छा, एक बात लाल जी ने और भी बताई है जिससे हम अवगत हुए कि हमारा शैक्षणिक क्षेत्रों में तो आरक्षण मिलेगा, उसके अलावा हमारा राजनीति में भी आरक्षण मिलेगा। ये हमारी तो पॉलिटिकल ग्राउंड भी हमारा मजबूत होगा, नेता बनेंगे लोग, और शैक्षणिक क्षेत्रों में भी अच्छा विकास होगा, समाज के आईएएस आरएएस बनेंगे, और शैक्षणिक क्षेत्रों में विकास होगा तो नेता लोग आगे बढ़ेंगे। राजनीति में भी हमारे को आरक्षण मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी, भागीदारी। आज तक राजनीति में कोई भागीदारी नहीं थी डीएनटी की, और डीएनटी को ठंडे बस्ते में डाला था। तो एक लाल सिंह, एक युवा ऊर्जावान जो समझाया डीएनटी जानते ही नहीं थे कि डीएनटी क्या होती है, बहुत लोगों को मालूम नहीं था, और लोग जुड़े हुए डीएनटी से, और लोगों में उत्साह है और ऊर्जा है, और डीएनटी का मुद्दा सॉल्यूशन होगा। और सरकार भी हमारी बात से ध्यान से सुनी है, और सरकार इसमें हमारी बातों की पूरी लाल जी ने पैरवी की थी, और आगे भी इसका अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा, और अच्छी बात हुई है सरकार से। बिल्कुल। लाल जी के साथ साथ में युवा पार्टी का भी आपने विचार विमर्श सुने, और आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, वो भी आपके साथ लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सिंह जी आप आगे बढ़ो।